नहीं करूंगा कुछ भी। जल्दी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी फ्री हो जाओगे। मैंने मैक्सिमम टाइम आपको 2 घंटे का लिया है, पहले भी फ्री हो सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। विल ट्राई कि आपको फ्री कर देंगे, लेकिन स्टिल आज हम बात करेंगे नए मूवमेंट की। एक सेकंड बच्चे, जस्ट होल्ड करना। हेलो। हाँ जी। अरे मेरी क्लास है, थोड़ी देर में करता हूँ। अरे सुनो, आज क्लास यार 5:30 भी हो सकती है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना? अगर जल्दी खत्म हो गया तो 5 ले लेना, अदरवाइज आफ्टर 5:30, ठीक है? चलो, अभी थोड़ी देर में करूँगा क्लास की। हेलो। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह मैंने आपको बताया था, ये 1918 के अंदर अब स्टार्ट होगा। यानी कि अब जितने भी आंदोलन होंगे ना, जितने भी प्रोटेस्ट होंगे, उन सब के अंदर गांधी जी का रोल आने वाला है, ठीक है ना? तो लास्ट हमने देखा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद 1918 के अंदर ही खेड़ा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के अंदर, विच वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। और खेड़ा पीजेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द पाटीदार पीजेंट्स। वहां पे उस समय पाटीदार पीजेंट हुआ करते थे। द पाटीदार हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर देयर स्किल्स इन एग्रीकल्चर। पाटीदार उस समय अपनी स्किल्स के लिए माने जाते थे। और द लैंड ऑफ खेड़ा इज वेरी फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टबैको एंड कॉटन क्रॉप्स। यानी कि जो खेड़ा विलेज था, इसकी जो जमीन थी ना, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। और किसकी? टोबैको की खेती के लिए और कॉटन की खेती। एक छोटी सी प्लेस है जो कि अहमदाबाद के अंदर। यहाँ पे जो इनकी भूमि है, जमीन है वो, और कौन सी दो खेती यहाँ पे ज्यादा होती थी अच्छी? पहली टोबैको और दूसरी की कॉटन की क्रॉप्स हुआ करती थी। अब देखो, द फेमिन्स ऑफ चंपानिया अकाल एंड सम सब्सिक्वेंट फेमिन्स हैड डिस्ट्रॉयड द एग्रियन इकोनॉमी ऑफ द रीजन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, फेमिन आया, सूखा पड़ा, और कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स आई जिसकी वजह से क्या हो गया, इस एरिया की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि यहाँ पे अभी तक बहुत अच्छी खेती होती है, लेकिन क्या होता है, अनसर्टेनिटीज कभी भी किसी की सिचुएशन लाइफ में आ सकती हैं। तो खेड़ा के जो किसान थे, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज आई जिसकी वजह से क्या होता है, खेड़ा की इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब देखो आगे की तरफ क्या होता है। फार्मर्स वर कंपेल्ड टू गिव अप एग्रीकल्चर एंड हैड टू टेक अप डेली लेबर। यानी उन्होंने सोचा कि खेती इससे अच्छा छोड़ ही देते हैं और कहीं मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी करने पे भी जैसे आप समझती हो, आज के टाइम पे मजदूरी का रेट चल रहा है 500 रुपए। उस समय सपोज 200 रुपए होगा या जो भी होगा। उन्होंने सोचा कि खेती में तो कुछ बच नहीं रहा, इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं, अब लेबर का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेबर ज्वाइन कर लेते हैं, एज अ लेबर ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो उन्होंने स्टार्ट करा कि भाई अब तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, खेती ज्यादा अच्छी हो नहीं रही है, उससे कोई आमदनी तो हो नहीं रही है, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी अब। यानी कि हम खेती नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, ऐसा लेबर ज्वाइन करेंगे, किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क करेंगे, काम करेंगे। अब देखो क्या होता है। Another severe drought took place in India in the year of 1918। यानी कि क्या होता है, 1918 के अंदर एक और सूखा पड़ता है इंडिया के अंदर, बहुत बुरा सूखा पड़ता है। सीवियर का मतलब बहुत खराब होती है हालत। एज द मानसून रेन फेल टू डेवलप द दैट समर। यानी कि मानसून सीजन सही से नहीं डेवलप हो पाता, बारिश उस समय अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि खेती के लिए आपको बारिश एक अच्छी मात्रा में चाहिए। तो उस साल 1918 के अंदर सूखा पड़ता है और बारिश अच्छी तरीके से नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से क्या जिसकी वजह से क्या होता है, समर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। समझ रहे हो? यानी कि अब खेती के लिए पानी की जरूरत है और पानी मिट्टी को मिल नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। समझ रहे हो? तो यानी कि ऑलरेडी 2-3 सूखे पड़ चुके थे, डिजास्टर ऑलरेडी आ चुके थे, साथ में एक और नई डिजास्टर आ जाती है 2018 के अंदर, जो कि सबसे बड़ी डिजास्टर आती है, ठीक है? और वो अभी तक की भारत की सबसे बड़ी सीवियर ड्रॉट पड़ता है, और जिसकी वजह से खेती तो सारी खराब, तो उनके पास कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं बचा। तो उन्होंने सोचा एज अ लेबर ही हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। इसके बाद होता है, एंड द ड्रॉट coincided with the severe plague epidemic which claimed lives of 17,000 people in खेड़ा alone। यानी कि ये जो सूखा आता है ना, सूखे के साथ साथ प्लेग की बीमारी फिर फैल जाती है। और प्लेग की बीमारी से क्या होता है, कम से कम खेड़ा के अंदर ही सिर्फ खेड़ा के अंदर 17,000 लोग मारे जाते हैं।
यानी कि एक तरफ सूखे ने उनको परेशान कर रखा है लोगों को, दूसरी तरफ प्लेग की बीमारी चली हुई है जिससे 17,000 लोगों की डेथ हो जाती है। अब गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, क्योंकि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चालाकी दिखाती है और वो क्या करती है, इनकी जो पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी उनको ओपन करती है। यानी कि जो उन्होंने पहला टैक्स दिया हुआ है उसको रीओपन करती है कि भाई आपने सही से टैक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। यानी कि किसानों ने खेती करनी बंद कर दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब टैक्स मिल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने एज अ लेबर ज्वाइन कर लिया, तो टैक्स इनको दिया नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी अब इन्होंने सर, क्या, रिकॉर्डिंग हाँ जी बच्चे। ऑन है सर। वो ऐसा लग रहा था रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, तो मैं वो रिमाइंड करा रही अच्छा, थी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन होगी, मैंने कर दिया था स्टार्टिंग में। चलो, अब देखो, तो ऑन है सरकार सर। प्लान करती है गवर्नमेंट रीअसेसमेंट द डेटा रिलेटेड टू द खेड़ा एग्रीकल्चर लैंड एंड द कल्टीवेशन। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि भाई भाई उन्होंने खेती तो छोड़ दी, एज अ लेबर ज्वाइन कर लिया, तो क्यों ना इनका रीअसेसमेंट कर दिया जाए। रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार असेसमेंट हो चुका है, एक बार वो टैक्स दे चुके हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी पुरानी फाइलों को खोलती है। यानी कि एक बार तो वो पैसे दे ही चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पुरानी फाइलें खोल ली जाए एक बार, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो सिर्फ पैसे से मतलब था, उनको ये था कि 2 4 10 कुछ तो फंसेंगे, जिन्होंने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया होगा उनसे टैक्स वसूलेंगे। तो गवर्नमेंट रीअसेस द डेटा रिलेटेड टू द खेड़ा एग्रीकल्चर लैंड एंड द कल्टीवेशन ऑन द बेसिस टैक्स वाज रिवाइज। यानी कि इन्होंने क्या करा, रीअसेसमेंट करी और टैक्स को रिवाइज कर दिया। यानी कि सरकार पहले टैक्स ले चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में एसी खरीद के लाए और उस पर आपने टैक्स दिया 28%, कल को सरकार आपसे बोलने लगे कि भाई 28 की जगह आपको 10% और देना है, 38 देना है बढ़ा के, क्या आप दोगे? आप हंगामा ही करोगे ना भाई, ये क्या तरीका है भाई आपका, जिस समय 28 था हमने 28 दिया। ये थोड़ी आप एक साल बाद बोलोगे कि भाई 28 नहीं 38% देना था। तो उनके साथ क्या करा गया, टैक्स रिवाइज कर दिया गया बैकडेट से, यानी कि आप और टैक्स दो, डिमांड निकाल दी फिर तो। अब देखो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट reassess the data related to the खेड़ा एग्रीकल्चर लैंड एंड द कल्टीवेशन ऑन द बेसिस टैक्स वाज रिवाइज। और कितना रिवाइज करा गया, रिवाइज कर दिया गया 20% टैक्स इंक्रीज। यानी कि जितना टैक्स वो ऑलरेडी दे चुके थे उसका 23% और इंक्रीज कर दिया। यानी कि एक बार टैक्स ले चुके हैं और उसके बाद इस समय खेती कर नहीं रहे लोग, क्योंकि सूखा पड़ गया, सूखे के अंदर क्या खेती करेंगे वो लोग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, सोचती है कि भाई कहीं से तो पैसा आना चाहिए, कि इन्होंने जो पुराना टैक्स पे करा हुआ है क्यों ना उसी को रिवाइज कर दिया जाए। तो वो उसी का रीअसेसमेंट कर देते हैं, और रीअसेसमेंट करने का मतलब क्या होता है, कम से कम रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाता है 23%। यानी कि 23% तक का रेवेन्यू उन्होंने अब बढ़ा दिया। अब देखो, फार्मर्स बोलते हैं दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो, अगर आपके साथ भी ऐसा हो, आपको सामान परचेज करके लाए, कल को सरकार बोले कि आपने इसके ऊपर 15% या 18% टैक्स दिया था या 12 दिया था, और आपसे 24 मांग लिया जाए या 30 मांग लिया जाए, तो आप क्यों दोगे? ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो और बाद में वो फाइलें ओपन करके फिर से टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। तो देखो क्या होता है, यानी कि टैक्स के अमाउंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से रिवाइज कर दिया और बोला कि 23% आपको ना टैक्स बढ़ा के देना पड़ेगा, पुराना वाला, नया तो देना ही पड़ेगा बढ़ा के, पुराना भी दोगे। अब देखो क्या होता है, ये सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और गुजरात सभा के अंदर जाते हैं, गुजरात सभा के पास जाते हैं, गुजरात सभा गांधी जी के पास जाती है। लेकिन गांधी जी उस समय बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, क्यों? क्योंकि गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर बिजी थे। तो बट गांधी जी वाज बिजी फाइटिंग अलोंग साइड अहमदाबाद मिल वर्कर, जो मैंने आपको कल कराया था। तो गांधी जी तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर बिजी थे, वो वहां पे प्रॉब्लम चल रहा था, और ये सारे के सारे लोग गुजरात सभा के पास जाते हैं, और गुजरात सभा बाद में गांधी जी को एक लेटर इशू करेगी कि भाई आप ना जल्दी से अहमदाबाद मिल का मुद्दा खत्म करो, यहाँ पे एक नया मुद्दा हो गया है। यानी कि अपने अहमदाबाद के अंदर अब एक नया मुद्दा और आ गया है कि पुराने वाले मुद्दे को आप जल्दी से निपटाओ और यहाँ पे आ जाओ वापस। तो देखो, गांधी जी अभी बिजी हैं अहमदाबाद के अंदर, मिल स्ट्राइक चल रही है, और गांधी जी के पास एक लेटर लिख के भेजा जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है और उनको बोला जाता है किस तरीके से कि भाई हमारे यहाँ पे ना एक नया मुद्दा आ गया है और आप वापस आ जाओ। तो देखो, बट गांधी जी वाज फाइटिंग अलोंग साइड द अहमदाबाद मिल ऑन स्ट्राइक। ये लोग क्या करते हैं, गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर लिखते हैं। कौन? गांधी जी आस्क सरदार पटेल। अब गांधी जी सरदार पटेल से बोलते हैं टू डॉक्यूमेंट द ग्रीवेंसेस एंड सबमिट द पिटीशन रिक्वेस्ट सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट। यानी कि गांधी जी वहीं से ऑर्डर देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उनसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, इतने पिटीशन वगैरह साइन करवाओ लोगों से, जो उन्होंने पहले करा था काम, जो चंपारण सत्याग्रह में करा था कि पिटीशंस का सहारा लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरी फाइल बना के लेके जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, इतने जब तक मैं अहमदाबाद मिल की स्ट्राइक को निपटाता हूं, आप एक काम करो, पिटीशन साइन करवा लो इतने इन लोगों से, ठीक है।
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी टीम में किसको लिया है? नरहरि पारिक, आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोहनलाल पांड्या, अब्बास त्याबजी, इनको अपनी टीम में उन्होंने लिया। और सरदार पटेल बिगेन अ विलेज बाय विलेज टूर इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटिंग ग्रीवेंसेस, यानी वो एक एक गांव जाने लगे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहां पे इंक्वायरी करने लगे और सारे एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया। भाई लोगों ने जब पहले टैक्स दिया होगा कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा उनके पास, तो वो सारे प्रूफ को डॉक्यूमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, गांधी जी ने उनको जैसे बोला। अब इसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ खेड़ा साइन अ पिटीशन इन द लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल, और उन्होंने क्या कर दिया? पिटीशंस को साइन अप कर दिया। दिस पिटीशन कॉल्ड फॉर द टैक्स टू बी स्क्रैप्ड, यानी कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये पिटीशन वो पिटीशन थी जिसके अंदर टैक्स को खत्म करने की बात थी कि भाई टैक्स हटा दो, ये बेकार का जो 23% आपने इंक्रीज करा है उसको हटा दिया जाए, टैक्स को स्क्रैप कर दिया जाए। ये पिटीशन थी कि भी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। खेड़ा प्रेजेंट्स प्ले फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन हैड बीन टर्न डाउन बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज, उनसे बोल रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही है? नो वे, कोई नहीं, मतलब ही नहीं बनता कि हम आपका टैक्स कम कर दें, यानी कि वो टैक्स कम करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए उसको तैयार नहीं है। अब बात आती है कि वो बोलते हैं कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इतने में गांधी जी वापस आ जाते हैं अहमदाबाद के अंदर, खेड़ा के अंदर, और वो अनाउंस करते हैं वी विल फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, यानी कि गांधी जी अब मंच पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि लड़ाई लड़ेंगे। तो लोग पूछते हैं उनसे कैसे कैसे लड़ोगे गांधी जी, आप क्या करेंगे अब? तो गांधी जी बोलते हैं अब मैं एक सत्याग्रह करूंगा, यानी कि सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा। गांधी जी एक्सहॉर्टेड द पीजेंट टू रिसोर्ट टू सत्याग्रह, यानी कि अब हम क्या करेंगे? सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। जैसे सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में स्टार्ट करा था वैसे ही सत्याग्रह अब वो यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सेम सत्याग्रह का सहारा लेंगे, लेकिन गांधी जी इसके अंदर बोलते हैं नो वायलेंस, किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं होगी, हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। फिर आगे देखो, व्हेन टैक्स वाज नॉट पेड द गवर्नमेंट सेंट एजेंट टू सीज द प्रॉपर्टी, और इन्होंने बोला था कि भाई आप टैक्स पे मत करना। तो जब टैक्स पे नहीं करा तो सरकार ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए भेज दिया। तो गांधी जी ने उन लोगों को पहले समझा दिया था कि भाई तुम अगर टैक्स पे नहीं करोगे ना तो ये लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करने आएंगे, तो कुछ बोलना मत तुम लोग, प्यार से इनको प्रॉपर्टी सीज करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी गांधी जी ने उनको बोल दिया था कि प्रॉपर्टी सीज करेंगे, करने देना इनको सीज। अगर आप वायलेंस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको अरेस्ट करेंगे और जेल में डाल देंगे, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। कि वायलेंस मत करना, हम अपने आप देख लेंगे बाद में, कि प्रॉपर्टी सीज करने आएंगे, करने दो उनको, ठीक है। तो इन्होंने टैक्स पे करना कर दिया बंद, और जब सरकार को टैक्स नहीं मिला, सरकार ने क्या करा? इन लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करना, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे किसानों को इन्होंने अरेस्ट भी करा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उन्होंने बोला चुपचाप जेल में चले जाना, ये मत बोलना कि भाई जेल में क्यों डाला जा रहा है। गांधी जी ने पहले समझा पार्टी के ऊपर कब्जा करने आएंगे, सीज करने आएंगे, सीज करने देना, टैक्स पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट करने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप करने दो। बट प्रॉब्लम क्या थी? रिच फार्मर्स एंड जमींदार डिड नॉट ज्वाइन खेड़ा सत्याग्रह। देखो जो पैसे वाले लोग थे ना उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जो रिच फार्मर्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 23% टैक्स तो देना है, दे दो। तो ये उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा था। प्रॉब्लम किसको थी? जो डेली बेसिस वाला किसान था ना, उसको ज्यादा प्रॉब्लम थी, यानी बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो जो रिच फार्मर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम 23% और बढ़ा के दे देंगे। लेकिन जो डेली वाले किसान है, जो नॉर्मल किसान है, वो कहां से देंगे 23%? एक तो उनकी फसल बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, और 23% पुराने वाले टैक्स जो दे चुके हैं उसके ऊपर 23% और बढ़ा के दे दो। कैसे दे देगी भाई लोग बढ़ा के? अब देखो क्या होता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट एग्री टू सस्पेंड द टैक्स फॉर द करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर एंड ऑल कन्फिस्केटेड लैंड वाज रिटर्न। यानी कि फाइनली जब गांधी जी ने ये सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया तो सरकार को गांधी जी के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने बोला कि हम करंट ईयर का पूरा टैक्स माफ करते हैं, अगले साल का भी टैक्स माफ करते हैं, और जिस जमीन के ऊपर हमने कब्जा किया है वो जमीन हम आपको वापस करते हैं। तो दिस वाज खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह की जो आप ईयर याद रखोगे वो 1918, ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। सिंपल सी स्टोरी। किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे। सर क्या आप एक बार स्टार्टिंग का बता दोगे, जो एकदम स्टार्टिंग का था? बच्चे एकदम स्टार्टिंग का एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। खेड़ा बेसिकली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन था जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उस समय पार्ट हुआ करता था। तो 1918 से पहले इस जो खेड़ा की जमीन थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, और वहां पे अच्छी खेती हुआ करती थी दो चीजों की, टोबैको की और कॉटन की।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन खेड़ा के अंदर क्या पड़ता है, 1918 के अंदर बहुत सीवियर वाला ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, मानसून वहां पे नहीं आ पाता, बारिश लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत इश्यूज आते हैं। और साथ में दूसरी तरफ प्लेग भी फैला हुआ था, प्लेग की वजह से 17,000 लोग ऑलरेडी खेड़ा के अंदर मारे जा चुके होते हैं। और सरकार को टैक्स उस समय मिल नहीं रही होता, तो सरकार क्या करती है, रीअसेसमेंट करती है, और टैक्स को रीअसेसमेंट करने के बाद 23% से बढ़ा देती है। यानी कि आपको करंट ईयर में जो टैक्स देना पड़ेगा, अब 23% बढ़ा के देना पड़ेगा। तो इसी बात पे क्या होता है, ये सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, और ये गुजरात सभा के पास जाते हैं, और गुजरात सभा के अध्यक्ष होते हैं उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को लेटर लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप अहमदाबाद मिल ऑनर की स्ट्राइक में लगे हुए, यहाँ पे खेड़ा में प्रॉब्लम आ गई है लोगों की, आप वापस आ जाओ। तो गांधी जी बोलते हैं भाई मैं अभी नहीं आ सकता, जब तक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला मसला सॉल्व नहीं करता मैं तब तक नहीं आऊंगा, मैं तब तक निपटाता हूँ। इतने तुम एक काम करो, सरदार पटेल को बोलते हैं कि सारे विलेजेस के अंदर सर्वे करो, पेटिशंस वगैरह आप साइन करवाओ, और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करो, उसके बाद आके मैं देखूंगा। फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए सरदार पटेल नरहरि पारिक, मोहन लाल पांड्या, अब्बास त्यागजी, इन सबको भेजते हैं, और ये एक एक गांव करके घूमते हैं और सारा डेटा तैयार कर लेते हैं, और लोग पिटिशन पे साइन भी कर देते हैं। और ये पिटिशन थी कि टैक्स को खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज को उनको घुटने पे लेके आना था कि टैक्स वो माफ कर दें, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे। इतने में क्या होता है, गांधी जी अहमदाबाद मिल की स्ट्राइक खत्म करके आ जाते हैं खेड़ा में, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो अहमदाबाद गांधी जी बोलते हैं कि भाई ये जो इंजस्टिस हुआ है इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। पब्लिक पूछती है कैसे लड़ोगे गांधी जी, वो बोलते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। यानी कि सत्याग्रह करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन नो वायलेंस प्लीज, वायलेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, आप वायलेंस नहीं करोगे, हम प्यार से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ेंगे। तो गांधी जी ने पहले ही मना कर दिया था कि भाई वायलेंस नहीं करनी, ब्रिटिशर्स आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आएंगे, उनको कब्जा करने देना, हो सकता है आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको जेल में डालेंगे, जेल में डालने देना, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। तो इसी बीच में क्या होता है, सरकार उनकी टैक्स ना देने पे प्रॉपर्टी भी सीज करती है, लोगों को जेल में भी डालती है। लेकिन जो बड़े वाले रिच फार्मर जमींदार होते हैं वो इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि वो टैक्स पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और अल्टीमेटली गांधी जी जब सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं तो सरकार को गांधी जी के आगे झुकना पड़ता है, और सरकार ये बोलती है ठीक है करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में हम आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेंगे, और जो उनकी प्रॉपर्टी सीज करी थी वो प्रॉपर्टी इनको वापस करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। दिस वाज द खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, एक बार मैंने आपको पूरी स्टोरी फिर रिकॉल कर दी, ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब देखो इसके बाद जो मुझे आपको कराना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रॉलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक, टेक्निकल टॉपिक, रॉलेट एक्ट। खेड़ा एक्ट की आपने ईयर नहीं बताया। 1918 बच्चे, स्टार्टिंग में पहली पीडीएफ में सब जगह लिखा रहता है ईयर मेरी, कोई सी पीडीएफ हो देखो यहाँ भी लिखा है, हमेशा मैं पहली पीडीएफ में ऊपर ही लिखता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ उसको, बार बार नहीं लिखता। रॉलेट एक्ट एक बार हेडिंग बना दिया 1919, वैसे खेड़ा सत्याग्रह एक बार हेडिंग बना दी थी ऊपर 1918, मतलब 1918, वो उसी साल चला बस। ठीक है, तो अगला टॉपिक आएगा हमारे पास रॉलेट एक्ट 1919, 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। अब सवाल आएगा कि ये रॉलेट एक्ट था क्या, क्यों पास हुआ, तो बच्चा बताएगा क्या था ये रॉलेट एक्ट, अगर किसी ने कुछ पढ़ा हो इस एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, एनीबॉडी? नहीं, चलो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाई रॉलेट एक्ट वाज पास, कि रॉलेट एक्ट पास क्यों हुआ। तो रॉलेट एक्ट का ईयर है 1919, 1919। अब देखो क्या सीन था, इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी से। पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था जुलाई 1914 के अंदर, यानी कि जुलाई 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, during the world war Britishers wanted to contain the nationalist and revolutionary activities of British India, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यानी कि अब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ब्रिटेन की सारी फोर्स इंडिया के अंदर भी कंट्रोल कर रही है, और ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि सारा ध्यान ब्रिटेन का किस चीज के ऊपर था, वर्ल्ड वॉर के ऊपर था, यानी कि वो वर्ल्ड वॉर के तरफ अपना ध्यान बटाए हुए था। तो ब्रिटेन को ये लगता था, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता था
कि एक तरफ जो हम वर्ल्ड वॉर के अंदर अपना ध्यान हमने भटक सारा का सारा वहीं पे ध्यान अपना लगाए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ध्यान रहे वर्ल्ड वॉर को जीतने में, और इतने में ऐसा ना हो जाए कि इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशंस आ जाएं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज आ जाएं, विद्रोह होना स्टार्ट हो जाए जिससे कि बाद में हमें प्रॉब्लम हो। यानी कि वो इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म था, जो नेशनलिस्ट इकट्ठा हो रहे थे, उस चीज को दबाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से पहले एक एक्ट बनाया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसको बोला जाता था इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ। एक नया कानून पास करा, फिर वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने गए। यानी कि उनको ये लगा कि इस, अब बताऊंगा अभी इसके अंदर क्या करते थे, इस एक्ट के अंदर ऐसे क्या प्रोविजन इन्होंने बनाए थे कि जिसकी वजह से इनको श्योरिटी आ गई थी कि भाई इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई रिवॉल्यूशन इस तरीके का नहीं होगा। तो ऐसा इन्होंने क्या किया उस समय, बताऊंगा अभी वो चीज भी आपको। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट होता है जुलाई 1914 में, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर प्लस 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और वर्ल्ड वॉर जो एंड होगा वो नवंबर 1918 में ये वर्ल्ड वॉर जाके एंड होगा। और हमारा जो रॉलेट एक्ट का ईयर है वो कब है, 1919। यानी कि इसका लिंक सीधे निकल के आएगा रॉलेट एक्ट का, कहां से, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो मैं आपको जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा डिफेंस ऑफ इंडिया 1915। सेम रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट इसी की 2 कॉपी है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कैसे आएगा उसके बारे में हम डिस्कशन अभी देखेंगे। तो पहले हमें क्या देखा कि भाई स्टोरी कैसे कंटिन्यू क्या आ रही है, कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है जुलाई 1914 के अंदर, और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह के उनके अगेंस्ट में कोई रिवॉल्यूशन ना आए, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो। इसलिए वो एक एक्ट बना के जाती है जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जिसको इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इमरजेंसी आई थी, भाई किसको पता था वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो सडनली उनको एक लॉ बनाना पड़ा और जिसका नाम उन्होंने रखा था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब देखो इसमें था क्या, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वाज टू रिमेन इन फोर्स सर और फॉर कौन अनदर सा 6 लॉ months। कहते हैं इसे? डिफेंस ऑफ इसको इंडिया एक्ट को आपने एक बार कौन सा था? इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ, इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ भी बोलते हैं, और इसी का नाम रॉलेट एक्ट है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इसी को इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, सर, और इसी को जैसे ही ही रॉलेट वर्ल्ड, एक्ट भी बोलते हैं। हाँ इसी को रोलेट एक्ट भी बोलते हैं। अभी पहले रोलेट एक्ट भूल जाओ, अभी आप जैसे मैं आपको स्टोरी बोल रहा हूँ ना, आप स्टोरी के हिसाब से चलो बस। अभी रोलेट एक्ट भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो उसको, कैसे फॉर्म हुआ उसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ आपको। तो अभी आप ये समझो रोलेट एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, आप भूल जाओ उसको। आप मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 से, और ब्रिटिश के सारे वर्ल्ड वॉर में अपना ध्यान देना चाहते हैं। तो वो इंडिया के अंदर चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई नेशनल एक्टिविटी ना हो, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ना हो, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो। तो वो एक कानून पास करके जाते हैं जिसका नाम होता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जो कि एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ होता है। और यानी कि ये जो लॉ था, इन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितने टाइम तक वर्ल्ड वॉर चलेगा तब तक तो इन फोर्स में रहेगा ही रहेगा, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 6 महीने बाद तक, क्योंकि भाई उनको वर्ल्ड वॉर खत्म करके आएंगे, थक जाएंगे, सेटलमेंट होने में टाइम तो लगेगा। तो उन्होंने सोचा आगे 6 महीने तक और बढ़ा दो उसको, यानी डिफेंस ऑफ इंडिया तक इन्होंने 6 महीने तक आगे और बढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन बट ब्रिटिशर्स वर फियरफुल ऑफ इंडियाज नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, इसीलिए उन्होंने 6 महीने तक इसको बढ़ाया था। अब देखो क्या हुआ, सो दे सेटअप अ कमेटी अंडर द सिडने रॉबर्ट। सिडने रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति था जिसके अंडर में उन्होंने एक कमेटी बनाई, पुट फोर्थ सम प्लान, कुछ प्लान बनाने के लिए सिडने रॉबर्ट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई। यानी कि सिडने रॉबर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस रही होंगी जो उन्होंने दी थी अपने एक्ट को बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया बाद में। तो सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में इन्होंने एक कमेटी सेटअप करी, उनको बुलाया गया और बोला गया कि भाई आप कुछ ऐसा प्लान करके हमें बताओ। अब रॉलेट कमेटी सजेस्टेड टू एक्सटेंड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और ये जो सिडनी रॉलेट की कमेटी आई थी, जो बनाई गई थी, इन्होंने बोला कि भाई जो आपने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया था ना, इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगा दो इंडिया में। यानी कि आपने देखा कि भाई 3 सालों के बीच में जब आप वर्ल्ड वॉर के अंदर व्यस्त थे तो इंडिया के अंदर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। अगर आप चाहते हो कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह की कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ना हो, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, तो आप एक काम करो, इस रॉलेट एक्ट को ना इंडेफिनिट पीरियड के लिए लगा दो, यानी कि हमेशा के लिए रॉलेट एक्ट लगा रहेगा। So the indefinite extension of the Defense of India Act
1915 इज नोन एज रॉलेट एक्ट। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सर सिडने रॉलेट के नेतृत्व में कमेटी बिठाई गई, उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या मानना है, ये जो हमने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे इसका क्या करें। तो सिडने रॉलेट ने बोला, उन्होंने बोला कि इस एक्ट को आपने जो लगाया था ना वर्ल्ड वॉर के दौरान इमरजेंसी के अंदर, आप एक काम करो, इस एक्ट को परमानेंट लगा दो। जैसे उनकी टीम ने पूरी ये रिकमेंडेशंस दी, तो सरकार ने इसका नाम दे दिया रॉलेट एक्ट 1919। यानी कि ये वही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि 1915 में आया था। ठीक है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके अंदर था क्या, अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा होल्ड रखो। यानी कि रॉलेट एक्ट कैसे रॉलेट एक्ट बना उसकी स्टोरी पहले ये बता रहा हूँ कि 1915 में जब वर्ल्ड वॉर के लिए ब्रिटिशर्स गए थे तो डिफेंस ऑफ इंडिया के अंदर लगा के गए थे, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद भी इन्होंने 6 महीने तक इसको एक्सटेंड करा, और उसके बाद सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में कमेटी बनाई और उनसे रिकमेंडेशंस मांगी कि अब आगे क्या करें। तो सिडनी रॉलेट ने क्या बोला, ये बोला कि आप इस एक्ट को ना हमेशा के लिए परमानेंट लगा दो। तभी से इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया कि भाई सिडनी रॉलेट ने बोला, और उन्हीं के नाम पे इसका एक्ट का नाम रख दिया गया। अब आगे देखो, यानी कि रॉलेट एक्ट हमारा बन चुका है, और रॉलेट एक्ट का एक और नाम है, रॉलेट एक्ट इज ऑफिशियली नोन एज एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। यानी इसको एक दूसरे एक्ट के नाम से भी जानते थे, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, अब देखो, उस समय जो इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिन्होंने ये काम करा था। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था The aim of enforcing this act was to abolish revolt and uproot conspiracy against the British from India। यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट हो रहे थे, एक तो उसको रोकना, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए बार बार साजिशें रची जा रही थी उसको भी खत्म करना। तो इस रॉलेट एक्ट का एक ही पर्पस था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ना वो बंद हो जाए, टाइम टू टाइम जो सत्याग्रह वगैरह चल रहे हैं ये बंद हो जाए। अब इसके अंदर ऐसा था क्या, तो आप ये समझ जाओ कि इस रॉलेट एक्ट में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में था क्या। पहला, पुलिस को पावर दी गई थी, इट एम्पावर्ड द पुलिस टू सर्च अ प्लेस विदाउट अ वारंट। यानी कि पुलिस के पास पावर दे दी गई थी इस एक्ट के थ्रू कि पुलिस किसी की भी प्लेस को विदाउट वारंट सर्च कर सकती है। आप सोचो, आपके घर में पुलिस वाले घुस जाएं और सर्च करना स्टार्ट कर दें, आप लोगों को गुस्सा आएगा, नहीं आएगा। इन्होंने जबरदस्ती जाने से पहले ये एक्ट थोप दिया और बोला कि पुलिस किसी के यहां भी विदाउट वारंट जा सकती है और उसकी प्लेस को सर्च कर सकती है विदाउट वारंट। वारंट होगा तो सर्च करने का ऑर्डर दिया जाता है, विदाउट वारंट पुलिस सर्च नहीं कर सकती। तो इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला कि पुलिस सर्च कर सकती है किसी की भी प्लेस को विदाउट अ वारंट। यानी नंबर 1 कंडीशन जो रॉलेट एक्ट की कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, द एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म। यानी कि अगर सरकार को लगा कि ये आतंकवादी है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जैसे मैं सरकार हूं और मुझे लगा आप आतंकवादी हो तो मैंने आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दूंगा, खत्म, विदाउट एनी ट्रायल, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं सुनेंगे आपकी। मतलब कितना खतरनाक कानून लेके आ रही है सरकार। वो कह रही है कि अगर हमें आपके ऊपर शक भी हुआ ना, शक हुआ, डाउट भी हुआ, मतलब सरकार की मनमानी है तो भाई, कि अगर किसी के ऊपर शक भी हो रहा है तो भाई उसको प्रूफ करने का मौका तो मिलना चाहिए ना, या तो आप प्रूफ करो या हमें प्रूफ करने का मौका दो कि भाई मैं टेररिस्ट नहीं हूं। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें शक भी हुआ कि ये व्यक्ति टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे 2 सालों तक, और कोई ट्रायल भी नहीं चलेगा। विदाउट ट्रायल का मतलब है कोई कोर्ट की कार्यवाही नहीं चलेगी, सीधे जेल। अगर शक के सस्पेक्ट भी है तो, अगर शक भी है उसके ऊपर, पहला, किसी की भी प्लेस को विदाउट वारंट पुलिस सर्च कर सकती है, किसी को भी टेररिज्म का टैग लगा के 2 साल जेल में डाल दे सकते थे। यानी उनको लगा कि भाई ये देखो क्या था उस समय, इन्होंने ये सोचा कि भाई प्रोटेस्ट तो करेंगे लोग लेकिन हम उसको दबाएंगे कैसे, बोलेंगे भाई टेररिस्ट है, और टेररिस्ट का टैग लगा के 2 साल जेल में डाल देंगे उसको, और कोई कार्रवाई भी नहीं चलेगी, यानी ना वकील, ना कोर्ट, ना कचहरी, तो प्रूफ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी कर रहे थे एक तरीके से। अब आगे देखो क्या होता है। The Act provided speedy trial of the offences by a special cell that consists of 3 high court judges. There was no court of appeal above the panel. और इन्होंने क्या करा था, इसका एक स्पीडी ट्रायल करा था कुछ ऑफेंसेस के लिए। 3 हाई कोर्ट जज की बेंच बनाई थी और इसके बाद कहीं अपील नहीं थी, यानी हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो लास्ट था, ठीक है। इसके बाद कहीं अपील नहीं कर सकते थे आप। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो उस समय कोई ऑप्शन नहीं रखा था इन्होंने। इसके बाद देयर वाज अ बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग ऑफ एनी कल्चरल और रिलीजियस सॉर्ट।
यानी किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं थी, जैसे आज के टाइम पे लगती है ना सेक्शन 144 धारा 144 लगती है, 4 या 5 से ज्यादा लोग ग्रुप में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उस समय का एक्ट है ये रॉलेट एक्ट। उन्होंने बोला कि भाई 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो तब इन्होंने बोला कि प्लान करेंगे, कुछ करेंगे, पब्लिक गैदरिंग कंप्लीटली बैन कर दी। ना तो आप कोई सा धार्मिक सम्मेलन करोगे, कुछ नहीं करोगे, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं करोगे, कुछ नहीं करना आपने, गैदरिंग अलाउ नहीं थी, उसके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया। फिर आगे देखो क्या होता है, इंडिया का रेस्पॉन्स क्या आता है इस रॉलेट एक्ट के लिए। ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिजाइन इन प्रोटेस्ट। जो इंडियन काउंसिल के जो मेंबर थे, एडिशनल मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो वायसराय के मेंबर थे, इन्होंने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया यहां से कि भाई इस रॉलेट एक्ट हमें नहीं चाहिए, ये खराब है। इन्होंने परमानेंट लगा दिया ना उन्होंने रॉलेट एक्ट कि भाई पुलिस आपके घर को कभी भी विदाउट वारंट सर्च कर सकती है, किसी को भी टेररिस्ट बता के 2 साल जेल में डाल दो, और कोई कोर्ट केस भी नहीं चलेगा। मजे की बात क्या है, तो फिर वो तो 2 साल से पहले बाहर आ ही नहीं सकता। और कुछ केसों में अगर कोर्ट केस चलेगा भी तो कोई अपील करने का ऑप्शन नहीं है, यानी जिस कोर्ट ने सजा सुना दी तो फाइनल हो गई। फिर पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं है, आप गैदरिंग नहीं कर सकते, पब्लिक गैदरिंग के ऊपर बैन लगा दिया। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इसका इंडिया के क्या रेस्पॉन्स आया। मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल्लाह, मदन मोहन मालवीय, बीएन शर्मा, ये उस समय वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल और एडिशनल मेंबर हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करा और सभी ने क्या कर दिया, यहां से रिजाइन कर दिया। इसके बाद देयर वॉज अ वेव ऑफ एंगर अमंग इंडियंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, और हर इंडियंस के दिमाग में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, एक लहर चल रही थी, सारे के सारे भारतीय बहुत गुस्से में थे कि भाई ये जो रॉलेट एक्ट है ये खराब है और इसको हमने हटाना है किसी भी तरीके से। तो गांधी जी ने, फिर गांधी जी अब आगे आते हैं, वो बोलते हैं आई विल फाइट अगेन दिस एक्ट, यानी कि मैं इस एक्ट के अगेंस्ट में क्या करूंगा, फाइट करूंगा। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट बिल एंड सेट अप सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 एट बॉम्बे। यानी कि गांधी जी क्या करते हैं, एक सत्याग्रह सभा बुलाते हैं 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे के अंदर इस एक्ट के विरोध में। यानी कि महात्मा गांधी जी एक सभा बुलाते हैं जिसका नाम होता है सत्याग्रह सभा, की हम सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे अब 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे के अंदर बुलाई जाती है। और ऑन 6 अप्रैल 1990 गांधी जी ऑर्गेनाइज अ मास प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक एट ऑल इंडिया लेवल इन द फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। यानी कि फाइनली इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम 6 अप्रैल को एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे और स्ट्राइक करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, जिसको सत्याग्रह का उन्होंने नाम दिया गया। ठीक है, सत्याग्रह बोल के उन्होंने क्या कर दिया, ऑल इंडिया लेवल पे अप्रैल 6 1919 को स्ट्राइक करा दी। अब इस बीच में क्या होता है, अमृतसर के अंदर जो स्ट्राइक कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, अमृतसर के अंदर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को 9 अप्रैल को डिपोर्ट कर दिया गया, और जैसे ही यहाँ पे अमृतसर के अंदर इन दोनों लोगों को डिपोर्ट करके जेल में डाला गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट अटैकिंग द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। यानी कि पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन अमृतसर में एक घटना हुई। अमृतसर में क्या हुआ, जो सैफुद्दीन किचलू थे ना और डॉक्टर सत्यपाल थे, ये अमृतसर में प्रोटेस्ट कर रहे थे लीडरशिप में, इनकी लीडरशिप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई गांधी जी ने अनाउंसमेंट करा था कि पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, तो अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ये दोनों प्रोटेस्टर्स के लीडर थे। इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और लेकिन इनको 9 अप्रैल 1919 को जेल में डाल दिया गया। 6 अप्रैल को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, 9 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जेल डाल दिया, यानी 3 दिन के अंदर अंदर इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। अब लीडर ही जेल में चला गया तो प्रोटेस्ट तो खत्म। अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे देखो, पीपल को, लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि उनके लीडर को पकड़ लिया गया, तो पीपल स्टार्ट अटैकिंग द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। जहां जहां उनके ऑफिस होते हैं उन पे पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं, गाड़ियों को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, फ्लैग्स को जलाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ब्रिटिश सिंबल्स के ऊपर लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ऑन द 11 अप्रैल यानी 9 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने जेल में डाला है, लोगों ने इनके सिंबल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा है। 11 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक मार्शल लॉ पास कर देती है, और 11 अप्रैल मार्शल लॉ वाज क्लेम्ड विद जनरल डायर इन कमांड, और वो जनरल डायर को कमांड दे देती है। आप समझ रहे हो कि मैं कहां जाने वाला हूं, मैं जलियांवाला बाग पे जाने वाला हूं। तो जलियांवाला बाग का जो रीजन था ना, वो मेन रीजन यही था बच्चे, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन, उसका मेन कारण था ना, वो ये रॉलेट एक्ट ही था। ये वही एक्ट था जिसकी वजह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जो जनरल डायर वहां पे फायरिंग के ऑर्डर देते हैं ना, वो इस वजह से देते हैं। देखो गलती ब्रिटिशर्स की भी नहीं थी और गलती इंडियंस की, दोनों की गलती थी। क्योंकि देखो गांधी जी ने बोला था कि प्यार से प्रोटेस्ट करना,
लेकिन क्या होता है, अमृतसर के अंदर एक घटना घटती है, 3 दिन बाद ही 9 अप्रैल को उनके 2 नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो लोग गुस्से में आ जाते हैं और ब्रिटिश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ब्रिटिश, जो सीधी सीधी बात है, आप किसी की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाओगे तो गुस्सा तो वो भी होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, मार्शल लॉ पास कर देती है, और मार्शल लॉ पास करने के बाद कमांड दे देती है जनरल डायर को, और उसमें मार्शल लॉ के अंदर बोल दिया जाता है जो भी सामने आएगा उसको गोली से भून दिया जाए, यानी उसके ऊपर सीधे फायरिंग के ऑर्डर होते हैं। तभी जनरल डायर जाता है, सीधे फायरिंग के ऑर्डर देता है, और जलियांवाला बाग के अंदर वो सारे फेस्टिवल्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, उसको खबर मिल जाती है और जाते ही फायरिंग के ऑर्डर दे देगा वो। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड वो इस तरीके से होता है। यानी अमृतसर के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है ना, जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल करते हैं, इनको जेल में डालना गलत हो जाता है। इनको जेल में डालने की वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ब्रिटिश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 दिन बाद क्या करती है, एक मार्शल लॉ पास करती है और जनरल डायर को कमांड दे देती है। अब देखो आगे, ऑन द 13th अप्रैल जलियांवाला बाग, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग के अंदर। गांधी जी ओवर ब्लेम बाय द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस, गांधी जी बड़े परेशान हुए, बहुत दुखी हुए कि भाई इस तरह से मैंने तो बोला था कि वायलेंस नहीं करनी और आप लोगों ने इसको हिंसा में कन्वर्ट कर दिया। Hence, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 18th अप्रैल 1919। गांधी जी 18 अप्रैल 1919 में आंदोलन वापस ले लेते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं करना ये आंदोलन, मैं इस चीज को वापस ले लेता हूं। अब देखो आगे क्या होता है। वायलेंस इन पंजाब, गुजरात, बंगाल हैड डीपली हर्ट गांधी जी, यानी कि गांधी जी को पंजाब में, गुजरात में और बंगाल में ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। और फाइनली रॉलेट एक्ट वाज रिपेल्ड बाय द लॉर्ड रीडिंग इन द ईयर 1922, और बाद में इसको रिपेल्ड कर दिया जाता है लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1922 के अंदर। तो ये स्टोरी आपकी ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर भी है। मैं आपको सेपरेट क्लास में जलियांवाला बाग के बारे में स्टोरी बताऊंगा, अभी सिर्फ एक रीजन बता दिया कि भाई जलियांवाला बाग किस वजह से हुआ था, इस वजह से हुआ था। और फाइनली जो रॉलेट एक्ट था ना, इसका बहुत बिगड़ होता है। आपको पता ही है भाई जलियांवाला बाग में क्या हुआ, तो उसमें हजारों लाखों के हिसाब से लोग मारे गए। और फाइनली लॉर्ड रीडिंग जब नए गवर्नर वायसराय इंडिया के अंदर आते हैं तो वो इस एक्ट को रिपेल्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि 1922 में इस रॉलेट एक्ट को फाइनली खत्म कर दिया जाता है। यानी कि ये जो रॉलेट एक्ट होता है ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, 1922 में इसको खत्म कर देते हैं, 1919 में इसको लागू करा जाता है, 1922 में इसको वापस ले लिया जाता है। अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है बच्चे इस रॉलेट एक्ट के बारे में। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? सर आपने कौन ये से वाइसराय ने राउलेट एक्ट रिपील किया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड आपने रीडिंग, ये लॉर्ड रीडिंग उनका नाम याद रखना है ना? नहीं, जरूरी नहीं है। अब आप बस रॉलेट एक्ट याद रखना है, इसका ईयर 1919 और किस ईयर में इसको हटाया गया, 1922 में। ठीक है सर। ठीक है, और सर इसके आपने अंदर मार्शल लॉ, आप ये याद रखोगे मार्शल लॉ कब पास हुआ, 11 अप्रैल, मार्शल लॉ की तारीख 11 अप्रैल 1919। और सर जिनको 9 अप्रैल को अमृतसर में जिन लीडर्स को जेल में डाला गया था, वो भी नेम याद करने की बहुत इमरजेंसी नहीं है ना, जरूरी नहीं है? नहीं, इनकी भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये सत्याग्रह याद रखना है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने शुरुआत करी थी और 9 अप्रैल को उनके 2 लीडर्स को अरेस्ट करा गया। 11 अप्रैल को मार्शल लॉ पास हुआ, जनरल डायर को कमांड मिली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हो गया। जनरल डायर ने सीधे जलियांवाला बाग में पहुंचा और उसने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। तो गलती इंडियंस की थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स की प्रॉपर सिंबल्स पर अटैक करा, तो गलती अल्टीमेटली हमारी थी। गांधी जी ने बोला था वायलेंस नहीं करना, और जब वायलेंस करोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने जनरल डायर को फायरिंग के ऑर्डर दे दिया डायरेक्ट कि जाओ और उड़ा दो जिसको भी, जो भी रास्ते में मिलता है आपको। बस जनरल डायर को ऑर्डर ये थे कि अगर आपका कोई विरोध करता हुआ पाया जा रहा है ना, प्रोटेस्टर्स, उनके खिलाफ ऑर्डर्स थे फायरिंग के। लेकिन जनरल डायर तो जनरल डायर था भाई साहब, वो चला गया जलियांवाला बाग के अंदर जहां पे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने इकट्ठा हुए थे, और वहां पे जाके उसने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। और लोगों को पता नहीं था, वो तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने इकट्ठा हुए थे। तो काफी सारे हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग वहां पे मारे गए उस समय। बाकी कुछ याद नहीं करना इसमें आपको। तो ये हमारा रॉलेट एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट की शुरुआत कैसे होती है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 से। ठीक है, ब्रिटिशर्स जब वर्ल्ड वॉर लड़ने जाते हैं तो इंडिया के अंदर वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा के जाते हैं। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या प्रोविजन थे कि पुलिस आपके घर को कभी भी सर्च कर सकती है विदाउट वारंट।
किसी को भी पुलिस उठा के टेररिस्ट, अगर टेररिज्म का टैग लगा के जेल में डाल सकते हैं इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, कितना भी टाइम पीरियड के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी रॉलेट एक्ट की। तो गांधी जी ने बोला कि मैं फाइट करूंगा, फिर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 9 अप्रैल को 2 लीडर अरेस्ट होते हैं, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ पास होता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग। तो गांधी जी से बड़े परेशान होते हैं और 18 अप्रैल को वो मूवमेंट वापस ले लेते हैं कि भाई मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। तो गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट करा था, सत्याग्रह स्टार्ट करा था, उसको वो वापस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा था, लेकिन गांधी जी बड़ा को बहुत हर्ट होता है, तो 18 अप्रैल को वो 1919 में इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं कि भाई मैंने बोला भी था कि आपसे वायलेंस नहीं करना, फिर भी वायलेंस करी लोगों ने। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं तीसरे टॉपिक पे। एनीबडी? नहीं? चलो अगला टॉपिक आएगा मेरा रॉलेट एक्ट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ना इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं आएगा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट तीनों खत्म हो चुके हैं, उसी में चेंज आएगा, लेकिन किसके फॉर्मेट में आएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट के फॉर्मेट में आएगा। देखो क्या होता है। कल वाली क्लास में अगर आपको याद हो, बीच में एक आया था ना मॉन्टेगो एंड चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स, मैंने आपको बोला था कि अभी आप भूल जाना, मैं आपको सेपरेट क्लास उसके ऊपर लगाऊंगा। तो आज वही रिफॉर्म्स में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, So your voice is not audible. हेलो हेलो, बच्चे आ रही है आवाज? Yes, sir. Better Yes, now. sir, it's fine now. चलो, तो देखो कल मैंने आपको बोला था कि एक स्लाइड्स के अंदर बीच में मॉन्टेगो एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात आई थी। आज हम उस टॉपिक को लेने जा रहे हैं और इसी का नाम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोल लो या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बोल लो, एक ही बात है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या देखना पड़ेगा? बैकग्राउंड समझने के लिए जाना पड़ेगा 1914 पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है और ब्रिटेन ये चाहता था कि इंडियन ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करे। तो इंडियन सपोर्टेड ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर एफर्ट्स, यानी कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने सपोर्ट करा एंड एक्सपेक्टेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल एग्री टू देयर डिमांड्स आफ्टर द वॉर एंड्स। यानी इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी कुछ डिमांड्स मान लेंगे। यानी कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को फुल्ली सपोर्ट करा और उनको लगा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात मान लेगी। फिर हमने ये भी देखा था कि लखनऊ पैक्ट होता है और लखनऊ पैक्ट के अंदर ज्वाइंट सेशन होता है इंडियन मुस्लिम लीग का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये बाद में इकट्ठा होते हैं दोनों के दोनों। अब देखो क्या होगा। इन दिस पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अराइव एट द कॉमन गोल्स एंड डिमांड। उनकी कॉमन गोल्स थे और डिमांड थे। क्या था? गोल्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया विल नाउ बी द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी इनका एक ही पर्पस था कि भारत के अंदर एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इसी के को फॉलो करने के लिए अगस्त में मॉन्टेगो एक डिक्लेरेशन लेके आते हैं। और वो क्या लेके आते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है ईयर 1918 के अंदर और 1919 के अंदर 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आते हैं, कुछ रिफॉर्म्स करते हैं इंडिया के अंदर। यानी क्योंकि इंडिया उनको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करती है पूरी तरीके से, क्योंकि जब इनका वर्ल्ड वॉर चला हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं करा ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। लेकिन जब बाद में इनका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इन्होंने वो जो डिफेंस ऑफ इंडिया लगाया था उस टाइम पीरियड के लिए, सिडनी रॉलेट से पूछा कि भाई इसको क्या करें अब। तो सिडनी रॉलेट ने बोला परमानेंट लगा दो। जब परमानेंट लगाया तो भाई गुस्सा तो आएगा, तो आपने बोला था जब तक आप वर्ल्ड वॉर में तब तक हम चुप बैठे हैं, करो वर्ल्ड वॉर, लड़ो, जीतो, पूरे विश्व के ऊपर राज करो, कोई दिक्कत नहीं है इंडियंस को आपसे। इंडियंस ने उल्टा ब्रिटेन को सपोर्ट करा कि इंडियन सोल्जर्स लड़ने गए, ब्रिटेन का सपोर्ट करा उन्होंने। यानी इंडियन सोल्जर्स तो उल्टा उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। तो भारतीयों ने पूरा सपोर्ट करा था सिर्फ ये सोच के कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद कुछ अच्छे रिफॉर्म्स करेगी, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेगी, कुछ बदलाव करेगी, जिसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब देखो इसका बैकग्राउंड क्या था। इसके प्रेम्बल में क्या लिखा गया था? प्रेम्बल में लिखा गया था कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होगी।
ठीक है, तो वो था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसके अंदर पहला देखो, जैसे हम बाकी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल अभी भी किसके हाथ में है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में है। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एजेंट है वो कौन है? वायसराय, जो कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कोई चेंजेस नहीं करे गए थे, वो एज इट इज था। और ये जो चैम्सफोर्ड है ये वायसराय है, और जो मोंटेगो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तभी इसी को मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, यानी कि मोंटेगो इज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर है। चैम्सफोर्ड कौन है? वायसराय है, जो उसका एजेंट है, जो कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, और इसी को हम मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या होता है, यानी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई चेंजेस नहीं होते, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पहले भी था, आज भी है, और उसका एजेंट इंडिया के अंदर कौन है? वायसराय। अब देखो, लखनऊ पैक्ट के अंदर एक डिमांड आई थी कि भाई जो सैलरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन फंड से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठा हुआ है? ब्रिटेन में। तो उन्होंने ये डिमांड करी थी कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, अब वायसराय की सैलरी इंडिया वाले फंड से दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, तो ब्रिटेन वाले में जो ब्रिटेन के अंदर बैठ के काम कर रहा है उसको सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों दोगी? अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर बैठ के काम करते हैं तो आप सैलरी इंडिया वाले फंड से दो उनको। तो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी सैलरी आपको इंडिया के फंड से नहीं देनी है। ठीक है, अब देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का उस समय काम क्या होता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, दो तरीके से काम करता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी प्ले करता है और साथ में एजेंसी वर्क भी करता है, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दो तरीके से काम करता है। यानी कि ब्रिटेन में जरूर बैठा है वो, लेकिन उसने अपना एजेंट तो इंडिया में बिठा रखा है ना, तो एजेंट जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलता है उसकी बातों के ऊपर ध्यान तो वो देते ही है ना, उससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजों को तो वो ध्यान देते ही है ना, यानी एजेंट तो उन्होंने बिठा रखा है ना अपना, तो एजेंसी वर्क भी करते हैं और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी निभाते हैं। तो इन्होंने, अब इनकी डिमांड क्या थी, इन्होंने बोल दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन फंड से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी नहीं देगी, और सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो दो तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करता है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी है उसके और एजेंसी वर्क भी है। तो अब इन्होंने बोला ठीक है, आपकी हम ये डिमांड मानने के लिए तैयार हैं। इन्होंने बोला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रखेगा, उसकी जगह इंडिया के अंदर एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया अपॉइंट कर दिया, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वर्क को डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि सैलरी तो भैया तुमसे हम अभी भी लेंगे, अभी तक हमारा जो एजेंट बैठा हुआ है इंडिया के अंदर वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम कर रहा है जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ काम कर रहा है, तो हम सैलरी चलो कोई बात नहीं, उसको सैलरी नहीं दे रहे मत दो, एक काम करते हैं तो फिर हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम करेगा क्यों एजेंसी वाला, हम एक काम करते हैं इसके लिए एक हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं जो कि एज अ एजेंसी वर्क करेगा। यानी उन्होंने क्या कर दिया, एक हाई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और बोला कि भाई ये जो हाई कमिश्नर है ना इसकी सैलरी तो दोगे, इसकी तो इंडियन फंड से चार्ज हो जानी चाहिए क्योंकि ये तो इंडिया वाले वायसराय के लिए तो काम करेगा। तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे चालाकी दिखाई और उन्होंने क्या करा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो दो काम थे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल साथ में एजेंसी वर्क दे दिया हाई कमिश्नर को, यानी कि एक नई पोस्ट क्रिएट करी जिसका नाम था हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करी और बोला आज से एजेंसी वर्क सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं करेंगे, हाई कमिश्नर करेगा। और उन्होंने बोला हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर रहेगा तो इसको तो सैलरी आप इंडियन फंड से ही दोगे, तो हाई कमिश्नर अपॉइंट करा और इसको सैलरी कहां से दे दी, इन्होंने इंडियन फंड से दे दी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी उन्होंने बोला ठीक है हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले फंड से दे देंगे क्योंकि वो ब्रिटेन के अंदर ही बैठते हैं। तो इंडियंस की इस बात को मान लिया गया, यानी वो चाहते थे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडियन फंड से नहीं जानी चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी क्योंकि वो ब्रिटेन में बैठता है तो ब्रिटेन वाले फंड से दो, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करता है तो वहां से सैलरी दो, भाई यहां से सैलरी क्यों देते हो, या तो हमारा लॉस है नुकसान है भारत का, तो आप यहां वाले फंड से सैलरी मत दो। तो ये इस डिमांड को मान लिया गया। अब देखो दूसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखी थी 6 मेंबर थे। अब हमें ये देखना है डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 चेंज एनीथिंग, क्या 1919 ने कुछ चेंज करा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। देखो यस मेजर चेंज आया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नंबर ऑफ इंडियंस इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 3,
यानी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर तो पहले आ गया था 1909 वाले एक्ट के अंदर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक इंडियन मेंबर अलाउ कर दिया था उन्होंने, जिस समय आपको याद होगा मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हमें भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ करवाओ, लेकिन वायसराय ने बोला एक इंडियन को अलाउ कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब कि हिंदू कौन मुस्लिम कौन, हम इंडियन अलाउ कर रहे हैं। तो वायसराय ने एक इंडियन 1909 में अलाउ करा था। अब 10 सालों बाद देखो कितना टुकड़ों में हमें इन्होंने अलाउ करा है। यानी कि 6 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इन्होंने बोला बराबर दे रहे हैं आज से, 3 इंडियंस और 3 ब्रिटिशर्स। यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब 3 इंडियंस को अलाउ कर दिया गया। तो ये अच्छे रिफॉर्म्स थे, अच्छे दिन वाली बात थी, क्योंकि अब इंडियंस लॉ बना सकते थे। क्योंकि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्टार्टिंग में आपने देखा पहले तो एक भी इंडियन नहीं था, उसके बाद बोलना भी अलाउ नहीं था, फाइनेंस मैटर पे डिस्कशन नहीं होता था, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। फिर उन्होंने फाइनेंस पे डिस्कशन अलाउ करा, क्वेश्चन पूछना अलाउ करा, एडिशनल क्वेश्चन अलाउ करे, फिर एक मेंबर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ करा। उसके बाद अब 3 मेंबर बराबर बराबर मेंबर्स उन्होंने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ कर दिए। अब देखो क्या होता है अब, लेकिन इन्होंने अब मेजर चेंजेस करा। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा। अभी तक सेंट्रल लेजिस्लेचर सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करता था। अब इन्होंने बोला लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और काउंसिल ऑफ स्टेट बनेगी। यानी कि 2 हिस्से करे इसके, एक तरफ बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और दूसरी तरफ क्या बोला कि काउंसिल ऑफ स्टेट बनेगी, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज के टाइम पे लोकसभा है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, आज के टाइम पे इसका नाम राज्यसभा है। तो ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है ना, इंडियन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बोलूंगा बाद में, जब मैं आपको पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से कॉपी करा है। तो ब्रिटेन से कैसे कॉपी करा है? ऐसे कॉपी करा है। तो ब्रिटेन के अंदर वो लोग इंडिया के अंदर उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली चलाते थे, जिसको वो लोअर हाउस बोलते थे, हमने इसका नाम चेंज करके लोकसभा रख दिया। दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको वो अपर हाउस बोलते थे, हमने इसका नाम आज के टाइम पे राज्यसभा रख दिया। बात वही है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने मेंबर्स की संख्या कितनी बढ़ा दी। देखो अभी तक हमने लास्ट में मेंबर्स देखे थे 16 मेंबर्स के आसपास तक बढ़ गए थे। अब देखो इन्होंने मेंबर्स कितने बढ़ा दिए हैं भाई, 145 लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर कर दिए और 60 मेंबर कहां पे कर दिए? काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर। यानी कि अब लॉ बनाने वाले कुछ गिने चुने लोग नहीं है, अब इन्होंने मेंबर बढ़ा दिए। और आज के टाइम पे अगर आपको पता हो यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 543 मेंबर हैं आपके लोकसभा में और 233 मेंबर हैं जो राज्यसभा के अंदर है, जो वोट डालते हैं। तो आज के टाइम पे तो काफी सारे मेंबर हैं इसके अंदर। तो उस समय उन्होंने भी मेंबर्स की संख्या बढ़ाई और कितनी कर दी? मेंबर्स की संख्या 145 करी लेजिस्लेटिव असेंबली में और 60 मेंबर की संख्या कर दी काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, जिसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। अब देखो आगे आगे क्या होता है। इसके अंदर एक और प्रोविजन था लखनऊ पैक्ट के अंदर, उन्होंने बोला था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो 5 साल के लिए बननी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है भाई, हम आपकी ये डिमांड भी मानने के लिए तैयार हैं कि अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी 5 साल बनाएंगे, लेकिन 5 साल कौन सी वाली बनेगी? उन्होंने बोला ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, इसको 5 साल करेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली 3 साल। यानी कि इंडियन चाहते थे कि 5 साल के लिए बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी 5 साल की डिमांड नहीं मानी, लेकिन उन्होंने डिमांड मानी, बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली 3 साल और काउंसिल ऑफ स्टेट चलेगी 6 साल। अब आज के टाइम पे क्या सीन है? आज के टाइम पे जो उसका सीन है, लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है आपकी 5 साल और ये काउंसिल ऑफ स्टेट चलती है 6 साल। हमने ये वाला प्रोविजन बना रखा है, लेकिन कॉपी ये ब्रिटिश से ही है, ब्रिटेन से कॉपी है। उन्होंने 3 साल अलाउ करा था और यहाँ पे 5 साल अलाउ करा था। हम यहाँ पे भी 5 चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है 2 साल ही तो कम है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम ना से तो हाँ अच्छा है। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ तो अच्छा करा, तो ये अच्छे रिफॉर्म्स थे। ये एक हमें गिफ्ट था, क्योंकि इंडियंस ने सपोर्ट करा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो ब्रिटिश ने भी हमें एक गिफ्ट दिया, कुछ अच्छे रिफॉर्म्स हमारे लिए करके दिए। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी 3 इंडियंस को बढ़ाया और सीट्स भी बढ़ाई, साथ में टर्म भी बढ़ाया, उसका कार्यकाल भी बढ़ाया। तो अब देख सकते हो आप कि भाई वायसराय ने 3 साल का टर्म रख दिया लोअर हाउस में और 5 साल का टर्म रख दिया अपर हाउस में। तो इंडियंस ने थैंक यू बोला, मुस्लिम लीग ने भी थैंक यू बोला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चाहते थे आपसे, आपने चलो कम से कम 3 साल करा, यही काफी है। अब देखो आगे क्या होता है। अब इसके अंदर भी कैसे मेंबर आने थे? इसमें मेंबर ना 2 तरीके से आने थे, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में। एक मेंबर आने थे इलेक्ट होके, एक मेंबर आने थे नॉमिनेट होके, दोनों जगह। यानी दोनों जगह इलेक्टेड मेंबर भी आने थे और नॉमिनेटेड मेंबर भी आने थे। अब देखो इलेक्टेड मेंबर कितने आने थे? इन्होंने बोला कि 104 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और 41 नॉमिनेट होके आएंगे।
दूसरी तरफ इन्होंने बोला 60 के अंदर से 27 नॉमिनेट होके आएंगे और 33 इलेक्ट होके आएंगे, यानी कि मेजोरिटी जो होगी वो इलेक्टेड मेंबर की होगी, यानी कि वायसराय के द्वारा नॉमिनेट कम होंगे, यानी वायसराय अपनी मर्जी से कम नॉमिनेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, जिससे कि वायसराय अपनी मेजोरिटी ना लेके आ पाए। ठीक है, दोनों हाउसेज में। अब देखो कोई भी एक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करा जाएगा, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट में पेश करा जाएगा, और दोनों में पेश करने के बाद क्या होगा, वायसराय साइन करेंगे, और वायसराय के साइन करने के बाद वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके ऊपर साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। इस तरीके से कानून बनना था। और आज के टाइम पे कैसे कानून बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट, सिर्फ इतना सा अंतर है। अब देखो क्या सीन था, ये वाला आपने देखा कि भाई, फिर से रिपीट करा रहा हूं आपको, यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर इन्होंने बदलाव करा और सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो हिस्सों में डिवाइड करा। एक का नाम रखा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको लोअर हाउस बोला, दूसरे का नाम रखा काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस बोला। इसकी संख्या डिसाइड करी, कितने मेंबर्स होंगे, 145 इन्होंने बोले लेजिस्लेटिव असेंबली में, 60 मेंबर बोले इन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट में। और इसमें इन्होंने क्या बोला कि कुछ मेंबर नॉमिनेट होके आएंगे और कुछ मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, और इनकी टर्म डिसाइड करी। लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म 3 साल डिसाइड करी और काउंसिल ऑफ स्टेट की टर्म 5 ईयर्स डिसाइड करी। तो ये टर्म्स डिसाइड हो गई, कुछ मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, कुछ नॉमिनेट होके आएंगे, ये डिसाइड हो गया। कितने कितने मेंबर इलेक्ट होके आएंगे वो डिसाइड हो गया। 104 लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होके आएंगे, 41 नॉमिनेट होके आएंगे, 33 इलेक्ट होके आएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में, और 27 नॉमिनेट होके आएंगे। अब इसके अंदर भी इन्होंने क्या बोला आगे, फिर आगे देखो, अभी इन्होंने आगे बोला कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है इसमें कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे। ऐसे ही इन्होंने दोनों तरफ बोला, यानी कि दोनों तरफ जो नॉमिनेट करेंगे ना वाइसराय, वो कुछ तो ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर। और ये मैं आपको ऑफिशियल मेंबर पहले ही बता चुका हूं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में किसी भी पोस्ट को होल्ड करते थे वो ऑफिशियल मेंबर होते थे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो किसी ऑफिस में नहीं थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। तो इन्होंने ये बोल दिया कि ऑफिशियल भी आएंगे, नॉन ऑफिशियल भी आएंगे। अब इन्होंने ये बोला कि कितने ऑफिशियल आएंगे, तो ऑफिशियल इन्होंने बोले कि 26 ऑफिशियल आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में और 15 आएंगे नॉन ऑफिशियल। इधर इन्होंने बोला कि भाई नॉमिनेट 27 टोटल होंगे, 17 ऑफिशियल होंगे और 10 नॉन ऑफिशियल होंगे। ये आप पूरा स्ट्रक्चर याद करोगे, आप इसका ना मेरी क्लास के बाद आप ये चार्ट बना लेना, मैंने यहाँ पे सारे के सारे चार्ट स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं आपको, आप इस चार्ट्स को बना लेना। उसका तरीका मैंने आपको बताया था, आप 1861 से स्टार्ट करना इस चार्ट को बनाना। 1861 से स्टार्ट करोगे, फिर 1892 बनाना, फिर 1909 बनाना, फिर 1919 बनाना। इसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1935 करवाऊंगा, बहुत मेजर चेंजेस है उसके अंदर, तो उसमें भर भर के चेंजेस आएंगे। तो फिर आप उसको बनाओगे, फिर उसके बाद आपको ना आज का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि आज के टाइम पे क्या होता है। तो मैंने आपको बोला ही था कि ये लोग क्या करेंगे, सीट्स बढ़ा देंगे। तो सीट्स बढ़ा दी हैं, वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ने मिलकर हमारे लिए सीट्स बढ़ा दी है। तो अब आगे क्या होता है, अब देखो क्या सीन था, कुछ मेंबर इलेक्ट होके आने थे, कुछ नॉमिनेट होके आने थे। अब इन्होंने जो ये इलेक्टेड मेंबर थे ना लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इन्होंने बोला कि जनरल सीट कितनी होंगी 52, रिजर्वेशन भी अलाउ करा। जनरल सीट अलाउ करी 52, मुस्लिम्स के लिए अलाउ करे 30 सीट्स, यूरोपियंस के लिए अलाउ करे 9, लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार के लिए अलाउ करे 7 सीट, और इंडियन कॉमर्स से आएंगे 4 मेंबर, और सिखों के लिए अलाउ करी 2 सीट। यानी कि कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग इन्होंने कर दी। यानी कि ये जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है ना, जो इलेक्ट होके आएंगे 104 मेंबर, इन 104 मेंबर में इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम भी दे दिया। 52 सीट्स रिजर्व कर दी जनरल कैटेगरी के लिए, 30 मुस्लिम्स के लिए, 9 यूरोपियंस के लिए, 7 लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों के लिए, 4 सीट्स इंडियन कॉमर्स के लिए, और 2 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी, सिखों के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी। तो ये था इनका इलेक्टेड मेंबर के लिए रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आप देखो काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर कितने इलेक्टेड मेंबर थे, 33। तो इनको किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, इनको 15 सीट्स बोला गया जनरल वालों के लिए, 11 सीट्स दी गई मुस्लिम्स के लिए, 3 सीट्स यूरोपियंस के लिए, 3 सीट्स आएंगी चैम्बर ऑफ बॉम्बे, बंगाल और बर्मा से, और 1 सीट दी गई सिखों को। तो आप ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे याद करोगे, ठीक है। अब देखो क्या सीन था, टोटल इलेक्टेड सीट कितनी हो जाएंगी भाई, इधर कितनी थी हमारे पास इलेक्टेड सीट 104, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर थी। मैं आपको बता रहा हूँ टोटल इलेक्टेड सीट्स, एक बार देखते रहना, मैं जहां जहां मार्क कर रहा हूँ 104 इलेक्टेड सीट्स इधर है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है। अब दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर आप इलेक्टेड सीट्स कितनी देखते हो, 33। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, टोटल इलेक्टेड सीट्स इक्वल टू 104 प्लस 33 इक्वल टू 137, और
टोटल इलेक्टेड यूरोपियंस कितने हैं, यूरोपियंस कितने इलेक्ट होके आ रहे हैं, यहाँ पे 9 यूरोपियंस आ रहे हैं और यहाँ पे दूसरी साइड कितने यूरोपियंस आ रहे हैं वो भी देख लो, जस्ट वेट। तो इधर यूरोपियन आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, यानी कि 9 और 3 यूरोपियंस कितने हो गए, 12। अब इन्होंने बोला तो टोटल इलेक्टेड इंडियंस कितने हो गए, 137 माइनस 12 इक्वल टू 125, यानी कि 125 इंडियंस आएंगे इलेक्ट होके और बाकी आएंगे नॉमिनेट होके। यानी कि यूरोपियंस को हटा दिया तो बाकी सारे के सारे तो इंडियंस ही थे ना। कोई जनरल कैटेगरी में सब इंडियंस थे, मुस्लिम्स भी तो इंडियंस थे, सिख भी तो इंडियंस थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बंगाल बर्मा वाले ये भी तो इंडियंस थे। सिर्फ यूरोपियंस इंडियन नहीं थे, वो बाहर के थे, लेकिन उनके लिए ज्यादा सीट्स रिजर्व नहीं करी, सिर्फ 3 सीट्स से रिजर्व करी काउंसिल ऑफ स्टेट में और 9 सीट्स रिजर्व करी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो इतनी सीट्स इन लोगों के लिए रिजर्व करी गई। तो हमने टोटल इलेक्टिव सीट्स थी 137, इसमें से यूरोपियन हटा दिए तो इंडियंस के लिए जो सीट निकल के आई वो निकल के आई 125, यानी कि 125 सीट्स पे कौन इलेक्ट होने थे, इंडियंस इलेक्ट होने थे। अब आगे देखो क्या होता है। और मुस्लिम्स कितनी सीट्स पे इलेक्ट होने थे, 41। Therefore we can see Muslims were given separate electorate on 1/3 Indian seat, यानी कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था 1/3 पे, यानी कि मुस्लिम सिर्फ वहां पे मुस्लिम्स ही खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था। और दोनों हाउसेस के फंक्शन सेम थे, बिल को पास कराना, यानी कि functions of both the houses were almost same except the power of vote supply which was available only with the lower house, यानी वोटिंग की पावर सिर्फ किसके पास थी, उस समय लोअर हाउस के पास थी। आज के टाइम पे जो वोटिंग की पावर होती है वो दोनों हाउस के पास होती है। तो ये था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी बिल पास कर दिया गया और कोई भी बिल को पास होना है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जाएगा और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी जाएगा। अगर कोई डेडलॉक फंसता है यानी कि एक हाउस में पास हो गया तो क्या करना पड़ेगा, या तो ज्वाइंट कमेटी बुला लो, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुला लो या ज्वाइंट सिटिंग बुला लो। आज के टाइम पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग बुला के वो किसी भी कानून को पास कर सकते हैं। दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो काफी टेक्निकल टॉपिक है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसको टाइम देना पड़ेगा। मेरी क्लास के बाद भी 1-1.25 घंटे बैठना पड़ेगा आपको, उसके अंदर पूरा हायरार्की में नोट करना है इसको कि भी कैसे कैसे चेंजेस आए। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कितने मेजर चेंजेस इसके अंदर करे गए, यानी कि अब इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया। और 1935 जो पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे सारे इंडियंस अलाउ कर देंगे उसके अंदर ये लोग, यानी ये बोलेंगे सरकार तुम बनाओ, कानून तुम बनाओ, राज हमारा रहेगा ब्रिटिशर्स का। लेकिन 1935 से 1947 का टाइम ज्यादा नहीं है, 1947 के अंदर देश आजाद हो जाएगा। यानी जब इन्होंने हमें सेल्फ गवर्नमेंट की पावर दी ना, उसके बाद ये ज्यादा टाइम तक इंडिया में टिक नहीं पाए, 10-12 साल इनकी सरकार चली बस, उसके बाद तो इंडियंस ने कैप्चर कर लिया कंप्लीटली। ठीक है, तो दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कुछ पूछना है तो बच्चे पूछ सकते हो। सर ये डेडलॉक क्या है? बताना, the functions of हाँ जी। both the houses were almost same except the power of vote supply which was available only with lower house। ये सर एक बार बताइए या। प्लीज। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें था कि दोनों हाउस के फंक्शन सेम थे, सिर्फ जो वोट सप्लाई की पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास थी, लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थी, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सर ये डेडलॉक क्या है? डेडलॉक बच्चों क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है कि एक बिल है वो एक हाउस में पास हो गया लेकिन दूसरे हाउस में पास नहीं हो पा रहा, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। जस्ट वेट, मैं बताता हूं आपको डेडलॉक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे डेडलॉक कैसे होगा, देखो किसी बिल को अगर पास होना है तो लोकसभा में जाना पड़ेगा, लोकसभा में सीट्स है 543, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स है हमारी 233। सपोज एक बिल लोकसभा से पास हो गया लेकिन वो राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा, तो डेडलॉक हो गया, फंस गया। तो इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाएगा, तो इसको उस समय ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस से तोड़ा जाता था। आज के टाइम पे डेडलॉक कैसे तोड़ा जाता है, आप सीट्स रिमेंबर रखो 543 233, मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूं। तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं आज के टाइम पे ज्वाइंट सिटिंग, उस समय वाइसराय बुला सकते थे ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों की। तो आज के हिसाब से 543 प्लस 233 कितना आएगा, ऐड करो उसको, 6 7 776, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग अगर बुलाएंगे तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी हाउस की, 776। अब बीजेपी के पास कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में उनके अपने मेंबर है 351, 110 मेंबर उनके पास अपने राज्यसभा में है, तो 1 6 4 461
और 776 का जस्ट हाफ करो कितना आएगा? 388। तो 388 से तो 461 बहुत ज्यादा है, वो पास करा लेंगे। लेकिन राज्यसभा के अंदर अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में स्ट्रेंथ है 233। 233 का हाफ करोगे 117, लेकिन बीजेपी के पास कितने हैं? 110। तो पास नहीं हो पाएगा ना, तो राज्यसभा में अटक जाएगा। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति बोलेंगे ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ। अभी आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। फिर ज्वाइंट सिटिंग आ जाएगी, ज्वाइंट सिटिंग बुला के वो चीज पास हो जाएगी। दिस वाज द ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ये ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और कुछ किसी को पूछना है? डेडलॉक इसको बोलते थे। सर इसके एनीबडी? अंदर हमें सारी नंबरिंग्स याद करनी कि किसने कितनी सीट्स थी एंड ऑल, किसको कितनी मिली। बच्चे देखो, अभी तक ना किसी एग्जाम्स में पूछा तो नहीं है, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि भरोसा कुछ नहीं है, तो आप याद करके चलना इसको। क्योंकि अगर आप याद करके नहीं चलोगे ना, तो आपको आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। एक दो बार लिख लिख के करोगे, इसको याद हो जाएगा। आप मेरी पीडीएफ से चाहे कितना भी समझ में आ रहा हो, आपको इसको जरूर लिखना, एक बार जरूर लिखना पीडीएफ देख के। एक बार पहले पढ़ना, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करना, तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जरूरी है भाई याद करना ही। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के नेम से ये हाँ, मॉन्टेगू और ये। मोन्टेगो और चेम्सफोर्ड, यस राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है मोन्टेगो और वाइसरॉय का नाम है चेम्सफोर्ड। इसलिए इसको मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? और कोई डाउट किसी का? अगला टॉपिक लूं? अब देखो, तीन टॉपिक मैंने आपको आज कराए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। खेड़ा तो बहुत आसान था, उसमें कुछ था ही नहीं। इसके बाद हमने लिया रोलेटेक, थोड़ा सा टेक्निकल है वो भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देखो काफी टेक्निकल है, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसको अच्छे से करना। अगले टॉपिक पे आता हूं मैं, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो आपने सुना होगा। जस्ट वेट। 1942। 1922। अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात होगी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझने के लिए आपको खिलाफत मूवमेंट पे भी जाना पड़ेगा। खिलाफत मूवमेंट में आपको अभी अगली क्लास में लेके आऊंगा, अभी भूल जाओ खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको बिल्कुल अलग कर दो खिलाफत मूवमेंट को। अब देखो, हमारे पास जो हम देख चुके हैं, रोलेट एक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद हुआ था 13 अप्रैल वैसाखी के दिन। अभी इसको हमने देखा नहीं है, लेकिन इसको भी मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जलियांवाला बाग के बारे में। अब देखो क्या होता है। गांधी जी promised to bring the freedom in 1 year time if Hindu also join the movement। यानी कि फर्स्ट अगस्त को गांधी जी ने एक प्रॉमिस कर दी थी कि भाई अगर सारे के सारे मिलके एक साथ आ जाओगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक साल के अंदर अंदर ना हम आजादी ले लेंगे। यानी कि अब वो टाइम आ रहा है जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने लोगों को प्रॉमिस कर दिया था कि भाई मैं फ्रीडम एक साल के अंदर अंदर ले लूंगा, अगर सारे हिंदू मिलके मेरे साथ मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे तब। और ये काम कब हुआ था? सर 1 आपकी अगस्त स्क्रीन नहीं आ 1920 रही है। को। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे? जस्ट वेट। सर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। यस सर, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अभी आप चेक करो, रुक रही है स्क्रीन या नहीं? सर अब भी नहीं रुक रही। जस्ट वेट। ब्लैक ब्लैक। अब चेक करो, रुक रही है क्या स्क्रीन? यस सर, वी कैन नॉट सी। हाँ सर, नहीं दिख रुक रही। रही है स्क्रीन बच्चे? नहीं सर, बनाओ। सर मेरी चलो, तो नहीं रुक नो सर। नो नहीं सर। रुक रही नहीं अभी भी? रुक रही सर। नहीं नो सर, आ रही है, आ रही है, जा रही है। एप्लीकेशन बोल रही है कि भैया छोड़ दो बच्चों को, है ना, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं है फिर को। मैं एग्जिट करके फिर रीज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, रीज्वाइन कर रहा हूँ, मैं टॉपिक कराऊंगी आपको कंप्लीट। ठीक है, जस्ट वेट। क्या स्क्रीन आ रही है?
यस सर, अब Yes, आ रही sir. है। चलो, क्या होता है ना, बीच में व्हाइट बोर्ड अगर मैं शेयर कर देता हूँ ना, फिर ये प्रॉब्लम आती है इस ऐप के अंदर। एक ही ड्रॉबैक है इस ऐप का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो हमने स्टार्ट करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर हम रॉलेट एक्ट अभी देख चुके हैं कि इंडिया के अंदर रॉलेट एक्ट आया 1922 में, उसको वापस ले लिया गया। जलियांवाला बाग मास केयर हुआ, वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, और गांधी जी उसके बाद ये बोलते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, अगर सारे के सारे हिंदू एक साथ मिलकर ज्वाइन करोगे मूवमेंट को, तो 1 साल के अंदर तुम्हें आजादी दिलवा दूंगा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर फ्रीडम मिल जाएगी। तो अनाउंसमेंट होती है 1 अगस्त 1920 को। अगर ऐसा होता तो आजादी हमें 1947 की जगह 1921 में मिल गई होती। और इसी का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अब इसके क्या फीचर्स थे? इसके फीचर्स थे, हमें कुछ चीजों का बॉयकॉट करना था। क्या क्या? ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के बने हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाएंगे, कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। दूसरा, उनके लॉ कोर्ट्स बने हुए वकीलों को बोला गया भैया प्रैक्टिस करना बंद कर दो इनके कोर्ट्स में। साथ में जितने भी इंडियन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनसे बोला गया रिजाइन कर दो आप, यानी कि हमें नहीं चाहिए इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम सारे के सारे मेंबर इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन करते हैं। उसके बाद ये ना उसी तरीके से था जैसे अवार्ड वापसी गैंग चला था ना बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, लोगों ने अवार्ड वापस करे कि हमें अवार्ड नहीं चाहिए। किसी ने भारत रत्न लौटाया, किसी ने कुछ लौटाया, किसी ने कोई म्यूजिक वाला अवार्ड लौटाया, किसी ने कोई साहित्य वाला अवार्ड लौटाया। जस्ट लाइक दैट वैसे ही था ये अवार्ड वापसी नाइट जैसे ही था। लोगों ने क्या कर दिया भाई, हमें ब्रिटिशर्स ने। Sir, your voice is not coming. हेलो हेलो, बच्चे सभी के साथ हो रहा है क्या? Yes, सर अब sir. हेलो, क्लियर हो गई, हाँ हुआ तभी Sir, अब सही हो क्लियर गई. है? चलो क्लियर। देखो, तो यस सर। हम लोगों ने स्टार्ट करना था इस मोमेंट के अंदर बॉयकॉट करना। बच्चे स्पीकर ऑफ रखना, स्पीकर ऑफ रखना। प्रॉब्लम आती है को आती है आपको, जब भी कुछ पूछना होगा ना मैं खुद ही अलाउ करूंगा, मैं खुद बोलूंगा क्वेश्चंस करो, तब क्वेश्चंस करना, क्योंकि अभी मुझे पूरी स्टोरी बतानी है पहले आपको। मैं क्वेश्चंस इसके लूंगा बिल्कुल लास्ट में, तो स्पीकर बंद रखना अपने। बस मुझे ये बता देना, आपको आवाज अगर ना आए, बीच में स्क्रीन चली जाए, उसके लिए इंटरप्ट कर देना बीच में, पता चला कुछ बोला ही नहीं किसी ने, तो मुझे पता नहीं चलेगा वो चीज, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन अवेलेबल है। ठीक है, देखो, तो इस असहयोग मूवमेंट के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या था? करना था हमें गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे उनका बॉयकॉट करना, कोर्ट में नहीं जाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल से जितने भी अवार्ड मिले हुए हैं वो सब वापस करना। ये सब शुरुआत होनी थी। और इसका पर्पस क्या था? टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी हमें अपनी सरकार चाहिए, यानी कि भैया अब हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की जगह ये आ गई थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल। यानी कि अब क्या हुआ, सर आपकी आवाज बहुत कम हो रही है बीच बीच में। हेलो सर अब आ रही है। हेलो हेलो, Better. चलो, तो देखो हमारा पर्पस था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे, और हमारा पर्पस इन्होंने पहले स्टार्ट करा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के थ्रू होंगे, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू नहीं, हमें मास स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज के लिए कुछ लीडर्स ने नो बोल दिया कि नहीं भाई मास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और काफी सारे जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, समझ रहे हो। और यानी कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो क्या क्या था, जो उस समय के स्कूल्स वगैरह थे, कौन कौन से थे? गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया ऑफ दिल्ली, जो जामिया यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली की, वो, समझ रहे हो। तो कुछ अपने स्कूल्स बनाए हम लोगों ने, यानी कि भाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाओगे तो कुछ तो स्कूल्स में भेजोगे ना अपने बच्चों को, तो हमने अपने स्कूल्स बनाए, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, और दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया ऑफ दिल्ली, यानी जो जामिया यूनिवर्सिटी है इसको भी बनाया गया। यानी कि हमने अपने स्कूल्स बनाए, अपने कॉलेजेस खोलने स्टार्ट करे। भाई जब स्कूल्स में बच्चों को नहीं भेजोगे ब्रिटिशर्स के, तो इंडियन वाले भी तो होने चाहिए। तो इंडियंस ने अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस खोलने स्टार्ट करे। उन स्कूल्स को, कॉलेजेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्टार्ट करे थे। अब देखो, कुछ लोगों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, वकीलों ने। और वकील, फेमस वकील कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे।
उनके फादर मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी छोड़ दिया, सीआर दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट बने थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी वकील थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो 90% उसके अंदर लॉयर्स थे, वकील थे, सारे के सारे लॉयर्स थे ये लोग। तो वकीलों ने क्या करा, वकालत स्टॉप कर दी कि भाई हम तुम्हारी कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे। लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो अपने नए स्कूल्स खोले गए, वकीलों ने वकालत बंद कर दी। इसके बाद क्या होता है, बस अब मूवमेंट की बारी आ गई भाई, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट केम डाउन हेविली ऑन प्रोटेस्टर्स, यानी कि अब सरकार होती है ना, जब सरकार को दिखता है कि भाई ये इंडियंस नहीं मान रहे, ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि गांधी जी ने बोल दिया था कि अगर आप 1 साल तक मेरा साथ दोगे तो आजादी दिलवा दूंगा। तो अब ये लोग इस तरीके नारे ले लेके अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, देखते हो ना प्रोटेस्ट होते हैं तो ऐसे ऐसे नारे चलाते हैं भाई, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे, इस तरह से शुरू हो गए भाई सब ये पब्लिक। यानी कि पूरे देश के अंदर आंदोलन स्टार्ट हो चुका है और एक के बाद डायलॉगबाजी चल रही है, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर ना पागलों की तरह टूट पड़ती है, यानी इतना मारती है ना, यहाँ पे बहुत मारती है प्रोटेस्टर्स को, बहुत बुरी तरीके से जेल में डालना स्टार्ट करेगी, पीटना स्टार्ट करेगी, बहुत बुरा हाल करेगी। तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे कहर बन के बरसती है इनके ऊपर। सबसे पहले ये अनाउंस करते हैं कि पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में लोग इकट्ठा होते थे और वहीं पे प्रोटेस्ट करते थे। अब जब पब्लिक मीटिंग ही नहीं होगी तो प्रोटेस्ट कहां से होगा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भैया किसी भी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग अलाउ नहीं है, बैन कर दिया गया। दूसरा, कुछ लोगों को इन्होंने उठा के जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक तो पब्लिक मीटिंग्स को बैन करा और कुछ लीडर्स को इन्होंने जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। अब गांधी जी से पूछा गया कि भाई अब क्या करें, अब तो हमारे पब्लिक मीटिंग्स तो इन्होंने बैन कर दी, कुछ लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी से पूछा गया अब क्या करें, तो इन्होंने बोला अब मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। और वो मूवमेंट स्टार्ट करा इन्होंने बारडोली से, बारडोली एक जगह का नाम है, वहां से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इस मूवमेंट के अंदर, पुलिस डिड द लाठी चार्ज ओवर अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज कर देती है वॉलंटियर्स के ग्रुप के ऊपर, और गांधी जी बोलते हैं भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और मजे की बात पता है क्या होती है, यहीं पे एक पुलिस स्टेशन होता है, ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, वॉलंटियर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन में भी आग लगा देते हैं ये लोग, यानी कि पुलिस स्टेशन में ये लोग आग लगा देते हैं और उसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज होती है। फिर गांधी जी बोलते हैं भाई मैंने तो नहीं बोला था आपको कि वायलेंस करो, हमने तो बोला था कि प्यार से बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तुम लोगों ने फिर वायलेंस स्टार्ट कर दी। तो गांधी जी बोलते हैं भाई ये वायलेंस मुझे एक्सेप्टेबल कहीं से कहीं तक नहीं है। अब सम कांग्रेस लीडर वर आल्सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट गांधी जी डिसीजन, यानी कि कुछ लीडर बोल रहे थे कि भाई हम आपसे एग्री नहीं कर रहे, यानी गांधी जी से कुछ लीडर्स ने बोला कि भाई सही करा, क्या करें, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे नहीं मारेगी तो हमें प्रोटेस्ट तो करने पड़ेंगे, वायलेंस करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग गांधी जी के डिसीजन से एग्री नहीं थे, यानी कि कुछ लोग गांधी जी के डिसीजन से उस समय एग्री थे और कुछ लोग गांधी जी के डिसीजन से एग्री नहीं थे। तो दिस वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुछ नहीं खास, कुछ नहीं है इसके अंदर। यानी कि बेसिकली पहला असहयोग आंदोलन 1922 में आया और इसका पर्पस क्या था, क्योंकि रॉलेट एक्ट आ गया था, रॉलेट एक्ट खत्म हुआ 1922 में, गांधी जी ने लोगों से बोला कि 1 साल के अंदर अंदर आजादी दिला दूंगा, समझ रहे हो, कि आप एक काम करो मेरे साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लो। और इसका पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट को अटेंड करना, और इन्होंने क्या करना था, 3 चीजों का बॉयकॉट करना था। पहला, स्कूल्स कॉलेजेस का बॉयकॉट करो, इनके कोर्स में जाना बंद करो, इनकी चीजों को यूज करना बंद कर दो। तो कुछ नए स्कूल्स कॉलेजेस अपने बनाए गए, कुछ लॉयर्स ने अपनी अलग, क्या कर रहे बच्चे, सर इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, फिर ये सेशन मिस हो जाएगा हमारा। चलो कोई बात नहीं बच्चे, अब तो मैं कर चुका हूँ इसको। सर अब शुरू हो गई है। नहीं बच्चे, फिर शुरू हो रही होगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, फिर हुई होगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी इसमें कुछ नहीं करा है, फिर रिकॉर्डिंग एज इट इज हुई होगी, ठीक है ना, डोंट वरी। तो ये था हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी गांधी जी ने जैसी पुलिस ने लाठी चार्ज वगैरह करा, क्योंकि वायलेंस बढ़ गई, गांधी जी ने बोला मैं वापस लेता हूँ, यानी मूवमेंट वापस ले लिया। लोगों ने बोला भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गांधी जी आपने ये मूवमेंट वापस क्यों लिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो जाने दो इस बार आर पार। तो लोगों का कहना तो यही था कि लड़ने दो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी जी ने बोला नहीं, मैं वायलेंस, हिंसा का सहारा नहीं लूंगा, मैं नॉर्मली ही मूवमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। चलो 5 बजे तक ही मेरे टॉपिक कवर हो गए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा,
आप अपनी क्लास एज इट इज अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है I ना? have a question. हाँ जी बच्चे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर खिलाफत मूवमेंट क्या था फिर? बच्चे फिर अभी रुक जाओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करा करो मेरा। जैसे मैंने आपको मोंटेगो कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म में पहले ही बोल दिया था, बच्चे 2 लाइन में समझना चाहते हो तो मैं 2 लाइन में बता सकता हूँ, मैं पूरा खिलाफत मूवमेंट आपको बताऊंगा, जस्ट वेट, कल की क्लास का इंतजार करो, उसके लिए इंतजार ओके करो, सर। अभी इंतजार करो सर तो फिर आप सिविल थोड़ा सा डिसोबीडियंस इंतजार मूवमेंट भी अभी कराएंगे ना डिटेल में? करो। बिल्कुल वो भी कराऊंगा, उसको भी इंतजार करो, सब कराऊंगा, बेफिक्र रहो, इंतजार करो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें कराऊंगा आपको, सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, तभी मैं पूरी इतना डिटेल में करा रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरा 7 क्लासेस का काम है ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना आपको। सर अब तो देख जब लो ये आप अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जी सर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने विड्रॉल कर ली थी तो वो ईयर 1922 में ही विड्रॉल कर ली थी। हाँ 1922 के अंदर विड्रॉल कर लिया था इन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई अब आपने हिंसा करने स्टार्ट कर दी, क्योंकि गांधी जी को पता है क्या डर था कि जलियांवाला बाग जैसा ना कोई दूसरा केस ना हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडियंस प्रोटेस्ट करेगी ब्रिटिशर्स से पंगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका पुलिस स्टेशन जलाया, तो उनको लगा कि भाई अगर इन्होंने लाठियां चार्ज करी फिर प्रॉब्लम होगी, फिर इंडियंस कुछ करेंगे, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो ऐसा ना हो कि जो जलियांवाला बाग के अंदर नरसंहार हुआ था वो फिर से रिपीट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा भैया इससे अच्छा तो बेटर है कि मूवमेंट वापस ले लिया जाए। सर बस जैसे गांधी जी ने अनाउंसमेंट तो 1920 में करी थी हाँ और ये मूवमेंट 1922 में स्टार्ट हुई थी, 2 साल बाद। हाँ यस, चलता रहा, मूवमेंट चलाया स्टार्टिंग में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, मूवमेंट सही चल रहा था, सब कुछ सही था, बस क्या हुआ, वायलेंस, हिंसा फिर से भड़क गई। अभी आप आगे और भी मूवमेंट देखोगे, उसमें भी प्रॉब्लम क्या रहेगी, वायलेंस आ जाएगी। तो गांधी जी को ना हार के सारे मूवमेंट वापस लेने पड़े। अगर वायलेंस नहीं होती तो गांधी जी इस मूवमेंट को वापस नहीं लेते और ये मूवमेंट चलता रहता और हमें फ्रीडम पहले भी मिल सकती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठती, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें और ज्यादा कहर बन के टूट पड़ी वो हमारे ऊपर, उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो गांधी जी का कहना यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर आपको जेल में भी डाल ले, आपको मारे पीटे, तो चुपचाप रहो, खाते रहो, पिटते रहो, जेल में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि भाई पेशेंस कब तक रखेगा इंसान, कब तक पिट सकता है कोई, कब तक जेल में बंद रहेगा, तो कभी ना कभी तो आपको गुस्सा फूटेगा ही। तो वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता था गुस्सा हर बार, और वायलेंस होते गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ता था। तो ऐसा ना हो फिर से, भाई आपने पहले देखा ना कि भाई अमृतसर में 2 लोगों को जब अरेस्ट करा गया तो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी को इंडियंस ने कैसे हार्म पहुंचाया। तो जनरल डायर को कमांड देने के बाद जलियांवाला बाग में क्या होता है, जबरदस्त फायरिंग होती है ना, विदाउट ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि जो भी आए उड़ा दो। तो फिर ब्रिटिश के पास तो ये भी पावर थी, वो तो ये भी काम कर सकते थे, फिर दोबारा कर सकते थे वो ये काम, फिर से मार्शल लॉ पास कर सकते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई आगे से ऐसा दोहरा ना हो, इसलिए मूवमेंट वो वापस ले लेते थे कि भाई कोई बहुत बड़ी हिंसा ना हो जाए, पता चला पूरे देश में हिंसा हो गई, नरसंहार हो गया, क्योंकि जलियांवाला बाग में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नरसंहार हो गया था उस समय। ठीक है, तो ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस इसलिए ले लिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस। अगर वायलेंस नहीं होती तो वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, अच्छे से करके रखना इसको, रिवाइज करके। इस बार पूरा टेस्ट आएगा, बड़ा टेस्ट आएगा, क्योंकि आपके बहुत टॉपिक्स हो चुके हैं इस बार। सर हेलो। जी बच्चे जी बोलिए। सर ये बारदौली से क्या हुआ था? क्या हुआ था? सर बारदौली से कुछ बोला था आपने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा था वहां से। अभी बताऊंगा वो क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी आप भूल जाओ। हेलो, हम आप क्लास ले लेना अभी, ठीक है, मेरी ओवर हो गई है। ठीक थैंक यू सर। ठीक है, वो अभी बताऊंगा, आप अभी होल्ड रखो उसको, अभी आप जानने की कोशिश ही मत करो, मैं खुद बताऊंगा अपने आप, टेंशन फ्री रहो। अभी आपको बस मैं जितना कराता जाऊं करते जाओ, टेंशन